बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द डिफरेंशियल इक्वेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काशी ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे काशी ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन को। अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म is said to be Cauchy Euler differential equation if the degree of each monomial coefficient matches the order of derivative. For example, here x raised to power n is x raised to power n is the coefficient of nth derivative of y। तो देख लें यहाँ पे जो भी ऑर्डर है डेरिवेटिव का उसके साथ जो कोएफिशिएंट होगा उसकी जो डिग्री होगी वो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के इक्वल हो, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, काशी ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और यहाँ पे नोट कर लें कि ए एन माइनस वन अप टू साउंड ए एन, ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये कॉन्स्टेंट्स हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका सोल्यूशन किस तरह से हम फाइंड करेंगे। तो देख लें ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन भी होगा। तो जनरल सोल्यूशन होगा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस पार्टिकुलर सोल्यूशन। ओके, तो पार्टिकुलर सोल्यूशन इसका हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो मतलब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है उससे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को एज्यूम कर लेते हैं और इसी का जो सोल्यूशन होगा उसको हम जनरलाइज कर लेंगे हायर ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू x रेज टू पावर m बी द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अंडर कंसीडरेशन। ये देख लें y इज इक्वल टू x रेज टू पावर m, हम इसका सोल्यूशन एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो फिर अगर इसका सोल्यूशन है तो फिर हम इसके डेरिवेटिव लेके इसमें यूज़ कर लेंगे। ठीक, और ये जो m है ये कोई कांस्टेंट है। ठीक, तो इसी को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू। तो ये यहाँ पे यूज़ कर लेंगे तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो देख लें अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो ये आ जाएगा, पावर रूल यूज़ करेंगे, ये तो आप सब लोगों को इसके बारे में आइडिया है। यहाँ पे इसका सेकेंड डेरिवेटिव ये आ गया। अब इन दोनों डेरिवेटिव्स और ये जो y की वैल्यू है इसको हम यूज़ कर लेंगे इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखें तो हमारे पास इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, फिर यहाँ से x रेज़ टू पावर m हर एक टर्म में अपीयर हो रहा है, तो यहाँ से इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो इसका कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास फाइनल फॉर्म इसकी बन जाती है वो ये है। अब देखें यहाँ पे इसमें ये प्रोडक्ट टर्म अराइज हो रही हैं। ठीक, तो x रेज़ टू पावर m और ये प्रोडक्ट है तो ये इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक, तो इसका मतलब है कि x रेज़ टू पावर m ज़ीरो हो सकता है या ये टर्म ज़ीरो हो सकती है। ठीक, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर x रेज़ टू पावर m ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब है हमने जो सोल्यूशन एज्यूम किया है वो क्या है, y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर m। तो इसका मतलब है कि ये सोल्यूशन ज़ीरो हो जाएगा, तो विच मीन्स दैट इसका ये ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, तो हम जानते हैं कि होमोजीन जीरो ऑलवेज उसका जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है होमोजीनियस इक्वेशन का। ठीक है, तो हियर वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन, सॉरी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ओके, तो फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन x रेज़ टू पावर m कैन नेवर बी जीरो। सो हियर m into m minus 1 plus bm plus c is equal to 0. This is called the auxiliary equation of associated homogeneous equation। ये देख लें ये हमारे पास क्या आ गई है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब यहाँ से जो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ रूट ऑफ दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो नेचर ऑफ रूट तीन टाइप की है हमारे पास, या तो ये रूट रियल और डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, या रिपीटेड हो सकते हैं, इनकी दोनों वैल्यू सेम हो सकते हैं, या फिर ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम केस डिस्कस करते हैं कि अगर ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं ये रियल और डिस्टिंक्ट हों, मीन दोनों डिफरेंट हों। ठीक, तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट m1 m2 डिनोट द रियल रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन सच दैट m1 नॉट इक्वल टू m2। देन अगर ये डिफरेंट हो तो फिर इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर m1 एंड y इज इक्वल टू x रेज टू पावर m2।
और ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और ये क्या बनाएंगे, फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। तो फिर हम इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है उसको किस तरह से लिख सकते हैं, जो जनरल सॉल्यूशन आएगा हमारे पास वो क्या होगा, y इज इक्वल टू c1 x रेज टू पावर m1 प्लस c2 x रेज टू पावर m2। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं इसके लिए, जिसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट हों। ठीक, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर d2y और dx2 माइनस 2x dy बाई dx माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर n बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ दिस इज सॉल्यूशन सो इट मस्ट सेटिस्फाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हम इसके डेरिवेटिव्स लेंगे, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, सेकंड डेरिवेटिव, अब इन यहाँ पे x स्क्वायर इंटू सेकंड डेरिवेटिव माइनस 2x इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव एंड देन माइनस 4 टाइम y आ जाएगा हमारे पास। तो ये तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, देखें ये, तो ये हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी इसकी। ठीक है, और इस सब में से x रेज टू पावर m हर एक टर्म में कॉमन है, यहाँ से इसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, देखें ये इक्वेशन बन जाएगी। तो सिमिलरली यहाँ पे ये जीरो के इक्वल है, तो x रेज टू पावर m नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए जीरो नहीं होगा, तो फिर ये जो प्रोडक्ट टर्म है ये जीरो हो जाएगी। जब ये जीरो के इक्वल पुट करेंगे, देखें एम स्क्र माइनस 3m माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इन m है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो m की दो वैल्यूज आ जाएंगी, देखें m1 इज इक्वल टू -1 एंड m2 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास देखें दोनों डिफरेंट रूट हैं, रियल और डिस्टिंक्ट हैं। तो फिर हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू c1 x रेज टू पावर m1 मीन x रेज टू पावर -1 एंड प्लस c2 x रेज टू पावर m2 मीन्स x रेज टू पावर 4। तो ये इसका हमारे पास देखिए क्या आ गया, सोल्यूशन। तो नेक्स्ट जो केस है हमारे पास वो क्या है कि अगर हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो रिपीटेड हों, मीन्स दोनों सेम हों। ठीक है, तो फिर इस सूरत हाल में हम सिर्फ जस्ट एक सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, y1 इज इक्वल टू x रेज टू पावर m1। ठीक, क्योंकि दोनों रूट रिपीटेड हैं। फिर हमें इसका सेकंड सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। तो सेकंड सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने जो एक मेथड पढ़ा था रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, वो यूज़ करेंगे और उससे हम क्या करेंगे, सेकंड सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। मीन जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, मीन जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो कोएफिशिएंट है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास देखें क्या है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, तो इसको हम जो जनरल सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करेंगे। देखिए वो ये है डी स्क्र वाई और डी एक्स स्क्र प्लस पी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर को यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए, पी ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए। तो देख लें, कंपेयर करेंगे तो पी ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, देखें दिस इज पी ऑफ एक्स बी ओवर ए एक्स। ठीक है, देखें ये लिख लिया, हमारे पास क्या आ गया, पी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई है। तो फिर हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर के मेथड से जो सेकंड सोल्यूशन फाइंड करते हैं वो फार्मूला लिखेंगे और उसमें ये वैल्यूज यूज़ कर लेंगे। वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, y2 इज इक्वल टू y1 इंटेग्रल e रेज टू पावर y1 dx डिवाइडेड बाय y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यूज यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई, देखें ये सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर m1 इंटेग्रल e रेज टू पावर माइनस b ओवर a इंटू एक्स नेचुरल लॉग ऑफ x। देखें 1 ओवर x को हमने इंटीग्रेट कर लिया, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमने क्या यूज़ कर लिया, जो हमने क्लास 9 में रूल्स पढ़े थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, वो यूज़ करते हुए हमारे पास क्या आ गया, देखें ये पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2m1 आ जाएगा। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, जो डिवीजन में टर्म है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर माइनस बी ओवर ए इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस 2m1 मीन। तो ये देख लें x रेज टू पावर माइनस बी ओवर ए एक्स रेज टू पावर माइनस 2m1, तो ये बेसिस सेम है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हुए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है,
भी पता है यहाँ पे कि ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसके रूट्स रिपीटेड हैं, तो ये रूट्स रिपीटेड कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हो? जीरो के इक्वल हो। ओके, तो देखिए ये इसका डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्र माइनस 4ac, दिस इज इक्वल टू जीरो। ओके, ये जीरो के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, m1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। m को अगर m1 रख लें तो m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2a। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2m1, देखें इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ये वाली टर्म यहाँ पे अपीयर हो रही है माइनस 2m1, तो ये क्या आ जाएगा? b माइनस ए डिवाइडेड बाई a, और माइनस के साथ बोथ साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2am की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे, इस जगह पे यहाँ पे हमने यूज़ की ये वैल्यू, ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्म बन गया। अब इसको देखें, ये बेसिस में पावर्स को ऐड करके इंटीग्रेट कर लेंगे, तो हमारे पास देखें y2 की वैल्यू क्या आ गई है? y2 इज इक्वल टू x रेज टू पावर m1 नेचुरल लॉग ऑफ x। ये देख लें हमारे पास क्या आ गई है वैल्यू, y2 की वैल्यू आ गई है। अब हम इसका जनरल सोल्यूशन लिखेंगे, वो क्या होगा? y इज इक्वल टू c1 x रेज टू पावर m1 प्लस c2 x रेज टू पावर m1 नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमारे पास nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो और उसके सब रूट्स क्या हों? रिपीटेड हो, तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा? देखें कि c1 x रेज टू पावर m1 प्लस c2 x रेज टू पावर m1 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c3 x रेज टू पावर m1 नेचुरल लॉग ऑफ x होल स्क्वायर प्लस c4 x रेज टू पावर m1 नेचुरल लॉग ऑफ x होल क्यूब प्लस अप टू साउंड पावर्स को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसके लिए भी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गई है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, और ये कॉशी-ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखें जो कोएफिशिएंट की डिग्री है वो डेरिवेटिव के ऑर्डर के इक्वल है। देखें एक्स स्क्वायर d2y x dy प्लस y इज इक्वल टू 0। तो हम इसका सोल्यूशन एज्यूम कर लेंगे y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m। तो ये फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, और यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव की जगह क्या कर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये फॉर्म आ जाएगी, और यहाँ पे फिर वही बात कि एक्स रेज टू पावर m नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास ये वाली टर्म क्या होगी? ज़ीरो। इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, और यही हमारे पास क्या है? इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है। ठीक हो गया, और यहाँ से हम m की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। देखें इसको सॉल्व किया तो 2m प्लस 1 होल स्क्वायर, तो देखें m1 इज इक्वल टू माइनस 1/2, ऑल्सो m2 इज इक्वल टू माइनस 1/2। रूट्स इसकी क्या हैं? रिपीटेड हैं। तो फिर हमारे पास जो इसका जनरल सोल्यूशन है वो क्या आ जाएगा? देखें जो अभी हमने मेथड पढ़ा है, y इज इक्वल टू c1 x रेज टू पावर m1 means minus 1/2 plus c2 x raised to power m1 mean minus 1/2 into natural log of x। तो देख लीजिए हमारे पास क्या आ गया, इसका जनरल सोल्यूशन आ गया। तो फिर एक बार बता देता हूँ कि अगर हायर ऑर्डर में रूट्स रिपीटेड हो, nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो उस केस में हमारे पास y1 की वैल्यू ये आ जाएगी x रेज टू पावर m1। सिमिलरली जो y2 की वैल्यू हमारे पास वो आ जाएगी x रेज टू पावर m1 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। y3 आ जाएगा m1 x रेज टू पावर m1 नेचुरल लॉग ऑफ x होल स्क्वायर प्लस अप टू साउंड x रेज टू पावर m1 नेचुरल लॉग ऑफ x होल रेज टू पावर k माइनस 1। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर k है तो ये तमाम सोल्यूशन हमारे पास क्या होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट, और ये फंडामेंटल सेट ऑफ सोल्यूशन बनाएंगे। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं केस 3 के हमारे पास अगर रूट्स क्या हों? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हों। तो अगर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो तो हम सपोज कर लेते हैं कि m1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, एंड देन m2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा। देख लें इस फॉर्म में, यहाँ पे अल्फा और बीटा ये रियल नंबर्स हैं हमारे पास। तो फिर इस केस में हमारे पास जो इसका जनरल सोल्यूशन होगा वो इस टाइप का होगा। देख लें, दिस इज जनरल सोल्यूशन y इज इक्वल टू c1 x रेज टू पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस c2 x रेज टू पावर अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो यहाँ पे एक बात नोट करें, जिस तरह से
कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो डिफरेंशियल इक्वेशंस थी उसके लिए हमने रिपीटेड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट का जो केस डिस्कस किया था, तो उसमें हमने कहा था कि हम इस सॉल्यूशन को रियल सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ ट्रिक्स यूज करके इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी, एक मेथड फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है? आयलर मेथड। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि x रेज टू पावर आयोटा बीटा, क्यों? देखें आयोटा बीटा इससे ही कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट हो रहे हैं। तो x रेज टू पावर आयोटा बीटा किसके इक्वल होता है? अगर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करें तो ये होता है e रेज टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ x पावर आयोटा बीटा। तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे पावर रूल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आयोटा पहले आ जाएगा तो e रेज टू पावर आयोटा बीटा नेचुरल लॉग ऑफ x। तो यहाँ पे मैं अगर आयलर फार्मूला यूज करूँ, ठीक है, आयलर फार्मूला हमारे पास क्या होता है वो देख लेते हैं। वो होता है कि हमारे पास x रेज टू पावर आयोटा बीटा इज इक्वल टू कॉस बीटा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस आयोटा साइन बीटा नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, और सिमिलरली अगर x रेज टू पावर माइनस आयोटा बीटा को देखूं तो यहाँ पे आयलर फार्मूला यूज करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? देखें, cos बीटा नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस आयोटा साइन बीटा नेचुरल लॉग ऑफ x, क्योंकि साइन ऑफ माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम साइन ऑफ बीटा के इक्वल है। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने यूज की है। ठीक, तो यहाँ पे हम अब ऐड कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। x रेज टू पावर आयोटा बीटा प्लस x रेज टू पावर माइनस आयोटा बीटा, इन दोनों को ऐड कर लें और फिर सब्ट्रैक्ट कर लें हम। ठीक है, जो लास्ट दो इक्वेशन हमने जनरेट की हैं आयलर फार्मूला यूज करके, ये दोनों, तो ये कुछ इस टाइप की फॉर्म बन जाती है। ठीक है, अब हमारे पास जो सोल्यूशन था वहां पे जाके हम x रेज टू पावर आयोटा बीटा और x रेज टू पावर माइनस आयोटा बीटा की जगह ये वैल्यूज देखिए, ये हमारे पास सोल्यूशन था इसका। y इज इक्वल टू सी वन एक्स रेज टू पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस सी टू एक्स रेज टू पावर अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो यहाँ पे हम ये वैल्यूज यूज कर लेंगे इसमें। देखें एक्स रेज टू, देखें इसमें y1 में यूज कर लेंगे। देखें यहाँ पे वो जो ओरिजिनल सोल्यूशन था उसमें हमने c1 और c2 को 1 पुट कर लिया, ठीक है, और जो y2 था उसमें हमने अगर c1 को 1 और c2 को माइनस 1 पुट कर लें तो ये y1 और y2 की इस टाइप की वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें ये x रेज टू पावर आयोटा बीटा प्लस x रेज टू पावर माइनस आयोटा बीटा की ये वैल्यू यहाँ पे यूज कर लेंगे। देखें, ये वैल्यू यूज कर लेंगे और इस वैल्यू को यहाँ पे यूज कर लेंगे, और c1 और c2 को 1 और c1 को 1 और c2 को माइनस 1 पुट कर लेंगे। ठीक है, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। वो जो आयलर मेथड से हमने x रेज टू पावर आयोटा बीटा और x रेज टू पावर माइनस आयोटा बीटा की जो वैल्यूज फाइंड की हैं वो वाली यूज कर लेंगे। तो हमारे पास फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास y1 की ये वैल्यू आ जाएगी और y2 की ये वैल्यू आ जाएगी। मज़ीद आप इसका रास्कियन फाइंड आउट करके देख सकते हैं कि ये सोल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो फिर देखें w ऑफ x रेज टू पावर अल्फा cos बीटा नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू x रेज टू पावर अल्फा साइन बीटा नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू बीटा x रेज टू पावर 2 अल्फा माइनस 1, और ये जीरो के इक्वल नहीं है, नॉन जीरो है फॉर बीटा ग्रेटर देन जीरो। और फिर यहाँ पे ये भी देख लें क्योंकि उसका जो कोएफिशिएंट था सेकंड जो डेरिवेटिव था उसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर था। ठीक, तो फिर जब उससे अगर डिवाइड कर लें तो हमारे पास वो जीरो हो सकता है एडवीएन में जाके, तो इसलिए फिर जो हमारे पास ये सोल्यूशन होगा वो किस इंटरवल के ऊपर होगा? देख लें, 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, देखें इस इंटरवल के ऊपर ये सोल्यूशन होगा। ठीक है, या माइनस इंफिनिटी टू 0 भी इसको हम कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो फिर हमारे पास देखें y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? y1 इज इक्वल टू x रेज टू पावर अल्फा cos बीटा नेचुरल लॉग ऑफ x एंड y2 इज इक्वल टू x रेज टू पावर अल्फा sin बीटा नेचुरल लॉग ऑफ x। और फिर हम यहाँ पे इसका जनरल सोल्यूशन देखते हैं क्योंकि ये दोनों सोल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो फंडामेंटल सेट ऑफ सोल्यूशन बनाते हैं तो हम इसका क्या कर सकते हैं, हम जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, y, ये y1 नहीं है, ये y है, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर अल्फा c1 cos बीटा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c2 sin बीटा नेचुरल लॉग ऑफ x।
तो जब भी हमारे पास रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे तो हम इस तरह से इसका सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट हम इसके लिए भी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल 3, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी इनिशियल कंडीशंस भी गिवन है। तो हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर डी टू वाई और डी एक्स प्लस 3x dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m सोल्यूशन एज्यूम कर लेंगे, फिर इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर m की रूट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये आपको लेक्चर प्रोवाइड किया, आप वहाँ से देख भी सकते हैं इसको। तो फिर हमारे पास जो m की वैल्यूज आ जाएंगी, m1 इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा एंड m2 इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा। ठीक, तो यहाँ पे जो इसका रियल पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास अल्फा किसके इक्वल होगा, देखें अल्फा इज इक्वल टू -1 एंड बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो ये अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ गई हैं, तो फिर हम इसका जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर अल्फा वेयर अल्फा इज इक्वल टू -1 आ गया प्लस c1 cos बीटा नेचुरल लॉग ऑफ x cos बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c2 साइन बीटा नेचुरल लॉग ऑफ x वेयर बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन आ गया। तब इनिशियल कंडीशन इसकी गिवन है, तो वो यूज़ करते हुए हम ये जो C1 और C2 है इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम ये अब हम वो कंडीशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कंडीशन हमारे पास क्या है कि y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, y प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू -1। तो ये यूज़ करते हुए हम फाइंड कर सकते हैं C1 इज इक्वल टू 1 एंड C2 इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट 2। तो जो हमारे पास ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इसका हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर -1। देख लें, ये एक्स रेज टू पावर -1 cos स्क्वायर रूट 2 नेचुरल लॉग ऑफ x -2 इंटू स्क्वायर रूट 2 साइन स्क्वायर रूट 2 नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।